तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी दिल्ली से मलानी की यात्रा की है, जहाँ मैं अपनी दोस्त प्रिया और उसके भाई करण के साथ रात के 11 बजे बस पकड़कर सफ़र शुरू कर दी। सुरेश जी नाम के एक अनुभवी ड्राइवर ने हमें अनजाने में एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। घना कोहरा और अंधेरे का माहौल और भी डरावना लग रहा था। अचानक बस रुक गई किसी झटके से और सुरेश जी नीचे उतरकर टायर चेक करने लगे। तभी अंधेरे में एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। उस क्षण ने हमारे दिल की धड़कन को तेज कर दिया और हम सभी जानना चाहते थे कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी हो, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद किए हम कहानी शुरू करते हैं। आज की सबसे भयानक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो वास्तविक जीवन से प्रेरित है। ये कहानी दिल्ली से मलानी की यात्रा की है। मैंने ये सफ़र तब शुरू किया जब मैं अपनी दोस्त प्रिया और उसके भाई करण के साथ रात के 11 बजे दिल्ली से मलानी की बस पकड़ने के लिए कश्मीरी गेट बस अड्डे पर पहुंचा। ठंडी हवा चल रही थी, स्टेशन पर अलग अलग आवाज़ आ रही थी। हम बस का इंतज़ार कर रहे थे और अचानक ड्राइवर सुरेश जी बस के साथ हमारी ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। वो करीबन 45 साल के अनुभवी आदमी लग रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन उनकी मुस्कान यात्राओं को आश्वस्त करने के लिए काफ़ी थी। बस चलते ही हम सब काफ़ी खुश थे। प्रिया खिड़की के पास बैठी थी और करण मोबाइल पर गाने सुन रहा था। रास्ते में हाईवे की चकाचौंध और ड्राइवर की कतारों के बीच बस तेज गति से आगे बढ़ रही थी। सुरेश जी का अनुभव साफ झलक रहा था, क्योंकि वो हर मोड़ को आराम से काट रहे थे। हमने उससे बातचीत शुरू की तो पता चला कि वो पिछले 20 सालों से इस रूट पर बस चला रहे हैं। रात के करीबन 2 बजे हम हरियाणा को पार करके हिमाचल प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुके थे। तभी अचानक घना कोहरा छाने लगा। सुरेश जी ने वाइपर चलाया और हेडलाइट तेज कर दी, लेकिन कोहरा इतना घना था कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सभी यात्रियों की हंसी मजाक की आवाज़ें भी कम हो गई। थोड़ी देर के बाद सुरेश जी ने गाड़ी धीमी कर दी और कहा, शायद हमें थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। ये कोहरा कम होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमने सहमति जताई, लेकिन तभी एक मोड़ पर बस के सामने एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। सुरेश जी ने उस रास्ते पर गाड़ी को मोड़ दी, ये सोचते हुए कि ये कोई शॉर्टकट होगा। रास्ता बहुत जंजर था, अजीब था, ऊबड़ खाबड़ था। दोनों तरफ ऊंचे पेड़ और घास दिख रही थी जमीन पर। बस के अंदर सब चुप थे। करण ने घबरा कर पूछा, भैया ये रास्ता ठीक है ना? सुरेश जी ने बस इतना कहा, हाँ बेटा मैं जानता हूँ, तुम टेंशन मत लो। ये कहने के बाद उनकी आवाज़ हल्की सी झिझक महसूस हो रही थी। रात के करीबन 3 बज चुके थे। ठंड और बढ़ चुकी थी, चारों तरफ घना अंधेरा था और बस की हेडलाइट भी अब कमज़ोर पड़ने लगी थी। तभी बस का एक झटका लगा बस को और वो बस रुक गई। सुरेश जी ने ब्रेक मारते हुए कहा, शायद टायर में कुछ फंसा है, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ। सुरेश जी नीचे उतरे और हम सब खिड़की से उन्हें देखने लगे। सुरेश जी टॉर्च लेकर टायर की तरफ झुके हुए थे। अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और अंधेरा छा गया। प्रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और तभी बस के अंदर एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। ही 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 ही। मैंने खिड़की से बाहर झांका। सुरेश जी अब भी बस के पास खड़े थे, लेकिन उनकी टॉर्च बंद हो चुकी थी। उनकी परछाई धुंधली
हो रही थी। प्रिया की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, ये जगह अजीब लग रही है। मैंने उसकी बातों को हल्के में टाल दिया। कहा, कुछ नहीं, बस कोहरा कुछ ज़्यादा है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल में कहीं एक अजनबी घबराहट बैठ गई थी मेरे। करण ने सीट पर बैठा ही था, लेकिन बेचैनी से उसने कहा कि मैं जाकर नीचे उतरता हूँ। सुरेश अंकल को मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जल्दीबाजी में बस के दरवाजे से नीचे उतर गया। बाहर कड़ाके की ठंड थी। मैं भी प्रिया को अकेला छोड़ना सही नहीं समझा और मैं उसके साथ बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर के बाद मैं प्रिया को लेकर नीचे उतर गया। हमारी सांसें धुंध में घुल गई थी। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा, सिर्फ पेड़ की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुरेश अंकल, करण ने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और रोशनी आगे डाली, मगर वहाँ भी किसी तरीके से कुछ दिखाई नहीं दिया। ये टॉर्च भी बेवक्त धोखा दे रही थी। मैंने खुद से कहा, थोड़ी सी दूर आगे जाने पर सुरेश जी का धुंधला साया अब दिखाई दिया। वो टायर के पास झुके हुए थे, लेकिन उनका सिर अजीब ढंग से नीचे झुका हुआ था, जैसे किसी चीज़ को गौर से देख रहे हो। सुरेश अंकल, मैंने फिर से उन्हें पुकारा। इस बार कोई जवाब नहीं मिला। करण आगे बढ़कर उनके कंधे को छुआ। तभी सुरेश जी अचानक झटके से खड़े हो गए। उनकी आंखें चौड़ी थी और किसी अनजान दिशा में घूर रहे थे। क्या हुआ अंकल? करण ने डरते हुए पूछा। सुरेश जी ने हमारी तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में जो अजीब सी वीरानी थी, उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। वो कुछ बुदबुदा रहे थे। यहाँ कोई आता नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है। मैंने उनकी बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन तभी बस के अंदर से चीख की आवाज़ आई। प्रिया! हम तीनों भागते हुए बस की ओर बढ़े। बस का दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर हमारे पाँव जमीन की जड़ में समा गए। ऐसा लगा सीट के बीचों बीच कुछ अजीब सी परछाई हिल रही थी। प्रिया सीट पर नहीं थी। प्रिया! मैंने पूरी ताकत से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। करण आवाज़ लगा रहा था, लेकिन कांपती हुई आवाज़। ये क्या हो रहा है भाई? मैंने खुद को संभाला और बस में दाखिल हुआ। चारों तरफ अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे किसी ने कई दिनों से साफ सफाई की ही ना हो। सीटों पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। कुछ घंटे पहले बिल्कुल साफ थी। ये सब कैसे हुआ? करण फुसफुसाया। सुरेश जी बस के दरवाजे पर खड़े हमें घूर रहे थे। उनकी बुदबुदाहट अब तेज हो गई थी। वो अंदर नहीं आ रहे थे। यहाँ से कोई नहीं जाएगा। मैंने करण का हाथ पकड़कर कहा, हमें प्रिया को सबसे पहले ढूंढना होगा, जल्दी करो। हमने पूरी बस छान मारी, लेकिन कहीं भी प्रिया नहीं मिली। तभी बस के पीछे का दरवाज़ा धीरे से चरमरा की आवाज़ आई। हमने पीछे पलट कर देखा। दरवाज़ा हल्की हल्की आवाज़ के साथ अपने आप खुलते जा रहा था और मैं, करण, हम दोनों बिना वक्त गवाए उसी खुले दरवाजे की ओर बढ़े। और आगे बढ़ते हुए सुरेश जी अब भी दरवाजे के पास खड़े थे। उनकी आंखें फटी हुई थी। उनकी बुदबुदाहट धीमी थी, लेकिन लगातार जारी थी। वो कुछ बोल रहे थे। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, बस एक ही ख्याल दिमाग में घूम रहा था, प्रिया कहाँ गई? दरवाजे के बाहर अंधेरा और घना कोहरा था। ठंड अब और तेज हो चुकी थी। बस के पीछे एक बेकार रास्ता दिखाई दे रहा था, जो पेड़ों के बीच कहीं गायब हो जाता। करण ने धीरे से कहा, भाई, कहीं प्रिया उस रास्ते पर तो नहीं गई? उसकी आवाज़ से डर झलक रहा था। मैंने बिना कुछ बोले कदम बढ़ा दिए। करण भी मेरे पीछे पीछे चलने लगा। हमारी सांसें तेज हो रही थी। रास्ता कच्चा और फिसलन भरा था। हर कदम पर घास और गीली मिट्टी पैरों पर चिपक रही थी। कोहरे में हमें दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद करण ने मेरा हाथ पकड़कर रुकने का इशारा किया। वो देखो, उसने कांपते हुए कहा।
सामने इशारा किया। कोहरे के बीच हमें एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई पेड़ के पास खड़ा होकर मैं हमें देख रहा हो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। प्रिया, मैंने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, तुम वहीं हो क्या? लेकिन कुछ आवाज नहीं आया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। करण ने फुसफुसाना शुरू किया। उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और तेजी से मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके पास पहुंचते ही मेरी सांसें अटक गई। वो प्रिया नहीं थी, एक टूटी हुई कुर्सी थी जिस पर धूल और मिट्टी काई जमी थी। करण ने चौंक कर कहा, ये यहाँ कैसे आई? जंगल में कुर्सी क्या कर रही है? वो भी ऐसी कुर्सी? ये तो अजीब सवाल था। मुझे भी अजीब लग रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे यहाँ रखा हो। हम यहाँ से वापस जाना चाहते थे। सुरेश अंकल सही कह रहे थे, करण ने घबराते हुए कहा, मगर मैं बिना प्रिया को ढूंढे वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। तुम वापस जाओ करण, मैं प्रिया को लेकर आऊँगा, मैंने सख्ती से कहा। करण कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक जोरदार आवाज़ आई। ऐसा लगा कि कोई भारी चीज़ जमीन पर गिरी हो। आवाज़ सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए, खून जम गए। आवाज़ उस दिशा से आई थी जहां बस खड़ी थी। वापस चलो, चलते हैं। करण ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हिचकिचाया, फिर सहमति दी और हम दोनों जल्दी जल्दी उस बस की ओर भागने लगे। रास्ते में हमें सुरेश जी कहीं दिखाई नहीं दिए। बस के पास पहुंचते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बस का पिछला दरवाज़ा खुला था और अंदर की लाइट अब बंद हो चुकी थी। करण ने कांपती आवाज़ में कहा, अब ये कहाँ गया? मैंने जल्दी से बस अंदर जाकर देखा। बस के अंदर सब कुछ उलट पुलट हो चुका था। शीशों के बीच सामान बिखरा हुआ था, खिड़कियां के शीशे टूट चुके थे, सब कुछ तहस नहस हो चुका था। करण ने हैरानी से कहा। तभी एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बस के पिछले हिस्से से आ रही थी। मैंने करण को इशारा किया और हम धीरे धीरे उसकी तरफ, उस सीट की तरफ बढ़ने लगे। हमारी धड़कन तेज हो रही थी, आवाज़ पास आती जा रही थी। मेरे पैर अचानक रुक गए। करण ने कांपती आवाज़ में कहा, भाई, ये आवाज़ मैंने उसी बात पूरी होने से पहले बस की आखिरी सीट पर कोई बैठा था। बस की आखिरी सीट पर हल्की सी रोशनी में एक परछाई दिखाई दे रही थी। मेरी आंखें उसी दिशा में टिक गई। करण ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। भाई, ये कौन हो सकता है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने खुद को संभाला और उसकी तरफ बढ़ा। वहाँ कौन है? मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बस हल्की सी आवाज़ आई। जब मैं पास पहुंचा तो मैंने देखा वो और कोई नहीं, प्रिया थी। उसका चेहरा घुटनों में छिपा हुआ था और उसके कंधे लगातार कांप रहे थे। प्रिया, मैं हड़बड़ा कर उसे झंझोड़ा। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो बहुत देर से रो रही हो। क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैंने जल्दी जल्दी सवाल किए। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैं तो तुम्हें ढूंढने के लिए निकली थी। तभी बस के बाहर कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। मैं डर कर भाग कर यहाँ छिप गई। करण ने गहरी सांस ली। तुम ठीक हो प्रिया? ये सब क्या हो रहा है? उसने चिंता से पूछा। प्रिया कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक बस के बाहर फिर से वही जोरदार आवाज़ गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज़ गिर गई हो। हमने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन कोहरा इतना घना था और इतना चारों तरफ फैला हुआ था कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। करण ने घबराते हुए कहा। मैंने उसकी बात फिर अनसुनी कर दी। हमें बाहर जाकर देखना होगा कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। मैंने कहा। प्रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, तुम भी मत जाओ। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। फिर हम तीनों साथ चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पे भरोसा है ना? मैंने सबको भरोसा दिलाने की कोशिश की, लेकिन करण नहीं माना। लेकिन कुछ समय के बाद वो भी तैयार हो गया। हमने बस का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आए।
कोहरा अब पहले से भी घना हो चुका था। ठंडी हवा हमारी हड्डी तक चुभ रही थी। बस के पीछे की ओर एक भारी खरोच का निशान दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर बस की बॉडी पर कुछ घसीटा हो। ये किसने किया? करण की आवाज़ डर से भरी थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी प्रिया ने कांपते हुए कहा, देखो, उनके पेड़ों के इशारे। एक धुंधली परछाई पेड़ों के बीच हिलती हुई दिखाई दे रही थी और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। करण ने घबरा कर कहा, भाग चलते हैं, यहाँ ठीक नहीं है, भागो यहाँ से। लेकिन हमारे कदम जैसे जमे हुए थे। मैंने तय कर लिया था कि अब ये जानना जरूरी है कि यह आखिर क्या हो रहा है। नहीं, हमें यहाँ देखना होगा। मैंने सख्ती से प्रिया और करण को कहा, चुप, हमें चेक करना होगा कि ये क्या हो रहा है। तुम चुपचाप मेरे पीछे चलो बस। हम तीनों अब उस परछाई की ओर बढ़ते गए। जैसे जैसे हम पास पहुंचते गए, हमारी धड़कन तेज होती जा रही थी। अब आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, मानो कोई धीमे धीमे बड़बड़ा रहा हो। ये कौन हो सकता है? करण ने कांपते हुए पूछा। मुझे तो खुद नहीं पता था, इसलिए मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। जैसे ही हम पेड़ों के पास पहुंचे, परछाई अचानक गायब हो गई। हम सब ने एक दूसरे को देखा। करण के चेहरे पर पसीना साफ झलक रहा था। जब प्रिया अब खुद बुदबुदाने की कोशिश करने रही थी। यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, प्रिया ने कहा हल्के से। मैंने पेड़ों के बीच घुसकर चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, बस एक ही चीज़ थी, ठंडी हवा जो हमारी हड्डी तक पहुंच रही थी। फिर किसी जानवर की हल्की आवाज़ गूंज रही थी। करण ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाई, ये जगह हमें छोड़ देनी चाहिए। सुरेश अंकल भी गायब हो गए हैं और ये सब कुछ अजीब हो रहा है। मैंने उसकी बात पर ध्यान दिया, लेकिन मेरे मन में बेचैनी थी। सुरेश जी इतने अनुभवी ड्राइवर थे, वो अचानक कैसे गायब हो सकते हैं? और ये बस के पीछे खरोच किसने की? खरोच के निशान कहाँ से आए? ये सब कुछ मेरे मन में उठ रहा था। हम वापस बस की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन मेरी नज़र लगातार पेड़ों के बीच घूम रही थी, मानो शायद पेड़ के पीछे छिपकर कोई हमें देख रहा हो। कोहरा हल्का होने लगा था, लेकिन माहौल में अजीब सी बेचैनी अब भी कायम थी। बस के पास पहुंचकर हमने देखा कि उसकी हेडलाइट फिर से जलने लगी थी, जबकि हमने हेडलाइट बंद कर दी थी। करण ने परेशान होकर कहा, भाई, ये बस खुद चालू कैसे हो गई? मैंने प्रिया को अंदर बोला, जाकर सीट पर बैठो। करण भी वहां जाकर बैठ गया। मैंने ड्राइवर की सीट के पास जाकर बस को दोबारा चेक किया। इंजन चालू था, लेकिन सुरेश कहीं नहीं थे। उनकी सीट पर उनकी टोपी पड़ी थी। भाई, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, करण ने घबराते हुए कहा। मैंने सोचा कि अब यही सही होगा। हमने बस चलाने की तैयारी की। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा और बस स्टार्ट कर दी। इंजन की गड़गड़ाहट ने माहौल को सारी खामोशी तोड़ दी माहौल की। बस हाईवे की तरफ बढ़ने लगी। रात के करीब 4 बज रहे थे। सड़क अब खाली थी, चारों तरफ अंधेरा और वीराना। प्रिया चुपचाप खिड़की के पास बैठी थी और करण मेरे बगल में आंखें बंद किए बैठा था। तभी अचानक बस के ब्रेक अपने आप लग गए। मैं चौंक गया कि क्या हुआ। करण ने घबरा कर पूछा। मैंने बस को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब वो हिल भी नहीं रही थी। क्या फिर से टायर में कुछ फंस गया है? करण ने अंदाज़ा लगाया। मैंने बाहर जाकर चेक करने का फैसला किया तो करण भी मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गया। हमने टॉर्च लेकर टायर के पास गए और देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी प्रिया ने बस के अंदर से चीखते हुए कहा, करण, जल्दी आओ। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हम दौड़ते हुए बस के अंदर गए। प्रिया सीट पर खड़ी थी, उसकी उंगली खिड़की की तरफ इशारा कर रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। मैंने उसकी आंखें देखी तो चौड़ी हो गई थी प्रिया की आंखें, और इशारा खिड़की की तरफ था। प्रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और वो कांपती हुई आवाज़ में कहने लगी, उधर देखो। हमने खिड़की के बाहर देखा।
सड़क के किनारे एक सफ़ेद साया खड़ा था। उसका चेहरा कोहरे में धुंधला था, लेकिन उसकी स्थिरता और अजीब ढंग से वो रेंगते हुए खड़ा था। वो अजीब लग रहा था। हम तीनों बिना पलक झपकाए उस साए को देखते रहे। सड़क सुनसान थी, कोहरा हल्का हो चुका था, लेकिन वो परछाई अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी बस को घूर रही हो। करण ने कांपते हुए कहा, भाई ये इंसान नहीं हो सकता। मैंने करण की बात अनसुनी करते हुए खिड़की से ध्यान हटाया और बस स्टार्ट करने लगा। बस स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन भला स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने घबरा कर दोबारा बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस ने तो जैसे हिलने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करता मुझे समझ में नहीं आ रहा था। प्रिया की आवाज़ काँप रही थी। करण ने, भाई ये सब ठीक नहीं लग रहा, उसने भी बोला। हमें बाहर जाकर देखना चाहिए, मैंने बोला, लेकिन सब ने मना कर दिया कि नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे। पता नहीं वो कौन है, क्या है, हम बस में ही रुकेंगे। मैंने फैसला किया कि अगर बस नहीं चली तो हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे। करण, प्रिया, मेरे साथ रहना तुम दोनों, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, मैंने सख्ती से कहा। नहीं, प्रिया ने विरोध किया, तुम अकेले नहीं जाओगे, कुछ भी हो सकता है। करण ने मेरा कंधे पर हाथ रखा। भाई अगर जाना ही है तो मैं भी चलूँगा, प्रिया भी चलेंगे, हम तीनों चलेंगे। यहाँ अकेला हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। फिर हमने टॉर्च ली और बस के बाहर निकल गए। सड़क बिल्कुल खाली थी, बस की हेडलाइट की हल्की रोशनी और अब वो साया अब भी वहीं खड़ा था। हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ हमारी धड़कन तेज हो रही थी। भाई मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए, करण ने धीमे आवाज़ में कहा। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। हमारी टॉर्च की रोशनी बार बार झपकी ले रही थी, मानो जैसे बैटरी ख़त्म हो रही हो। अब जब साए के पास हम पहुंचे तो हमने देखा कि एक व्यक्ति की परछाई थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी कोहरे में छिपा हुआ था। उसने एक हल्की सी हरकत की, मानो हमारी ओर बढ़ना चाहता हो। करण ने डर से मेरा हाथ पकड़ लिया। आप कौन हैं? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस समय उस साए की सांस चल रही थी, बस उसकी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें बेहद भारी हो। करण ने लगभग रोते हुए कहा, लेकिन मैंने वहाँ से हटने से मना कर दिया। तभी वो परछाई अचानक से झटके में गायब हो गई। एक ही झटके में गायब हो गई। हम तीनों चारों तरफ देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। करण का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। हमारी टॉर्च अब पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। हमें जल्दी से वापस बस में जाना था। मैंने कहा। हम तेज़ी से बस की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही हम बस के पास पहुँचे, मेरा दिल दहशत से भर गया। बस का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर की लाइट फिर से बंद हो चुकी थी। प्रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर से हमें बिना वक्त गवाए हमें बस के अंदर कदम रखा। प्रिया, मैंने पूरी ताकत से आवाज़ लगाई। करण भी हड़बड़ा कर बोला। हमने सीटों के बीच में उसे खोजने की कोशिश की। बस के अंदर अजीब सन्नाटा था। हम चिल्ला रहे थे, लेकिन हमें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। सीट्स खाली पड़ी थी, सामान बिखरा हुआ था। भाई वो कहाँ गई? करण ने फिर आवाज़ लगाई। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, शांत रहो, हमें मिलकर देखना होगा। हम दोनों आगे बढ़ने लगे। मैंने हर सीट के पीछे झांक कर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। करण लगातार पीछे मुड़कर देख रहा था, मानो उसे लग रहा हो कि हमें कोई घूर रहा हो। ये जगह अब ठीक नहीं लग रही, उसने बुदबुदाते हुए बोला। प्रिया को मैंने
फिर से बुलाने की कोशिश की, चिल्लाया। तभी बस के पिछले हिस्से से हल्की सी आवाज़ आई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले उस तरफ बढ़ गए। हर कदम पर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। करण के हाथों में हल्की से कंपन हो रही थी। पिछले दरवाजे के पास पहुंचे, वहां एक सीट के नीचे कुछ हलचल हुई। करण ने जल्दी से टॉर्च जलाई और मैंने नीचे झांक कर देखा था, वहां प्रिया बैठी थी। वो सीट के नीचे घुटनों में सिर छुपाकर बैठी थी। प्रिया है। मैंने राहत की सांस ली और उसे खींचकर बाहर निकाला। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, सांसें तेज चल रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछा। उसने कांपते हुए कहा, मैं बाहर जाने वाली थी, तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर इधर खींचा। उसकी आवाज़ सुनकर करण ने चौंक कर पूछा, किसने? प्रिया तुम्हारा हाथ पकड़ा था? उसने सिर हिलाया। मैंने नहीं देखा, लेकिन वो यहीं था। मैं बस दौड़कर खुद को सीट के नीचे छुपा लिया। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। करण इधर उधर देखा, अब यहाँ कोई नहीं है, उसने कहा। मैंने प्रिया को सहारा देकर उठाया। अब देर मत करो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह सही नहीं है, मैंने कहा। करण ने तो तुरंत सहमी भर दी। हमने बस की ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ना शुरू किया। प्रिया कांपते हुए मेरे हाथ को कसकर पकड़ रखी थी। करण भी लगातार पीछे देख रहा था। बस के दरवाजे से बाहर निकलती हुई हमारी सांसें फिर थम गई। सड़क पर फिर से वही साया खड़ा था। इस बार वो पहले से और पास आ चुका था। उसका चेहरा स्पष्ट था, लेकिन उसकी परछाई अब भी साफ हो चुकी थी। भाई, ये कैसे हो गया? करण की पीछे से आवाज़ आई। मैंने प्रिया को सीट पर छिपाया। इस बार पीछे हटने का कोई फायदा नहीं, मैंने धीमी आवाज़ में सबको कहा। हम तीनों धीरे धीरे साए की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ साए की तरफ हम जा रहे थे। वो बहुत डरावना लग रहा था। उसकी सांसें साफ सुनाई दे रही थी और वो बेहद करीब, बहुत गंदा था। हम तो बस साए की तरफ बढ़ रहे थे। सन्नाटे में बस हमारे कदमों की आवाज़ आ रही थी। करण ने धीरे से कहा, भाई, ये सच में इंसान नहीं लग रहा। उसकी आवाज़ से डर साफ झलक रहा था। प्रिया ने कांपते हुए मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। हम क्यों इसकी तरफ हम जा रहे हैं, हमें भागना चाहिए, उसने लगभग रोते हुए कहा। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। अपनी टॉर्च का रुख किया उसकी तरफ, साए की तरफ, और रोशनी पड़ते ही वो परछाई हल्की सी हिलने लगी, जैसे उसकी आंखें चमक रही हो। हम दौड़ कर गए। करण ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझको झंझोरा, कहा, भाई, ये कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मैंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। हमें ये पता करना होगा कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है और हमसे क्या चाहता है। अचानक ही वो साया फिर से गायब हो गया। फिर से चारों तरफ अंधेरा फैल गया। प्रिया इस बार चीख उठी, ये कहाँ गया? करण ने घबराते हुए कहा, हमें चारों तरफ देखना होगा, लेकिन यहाँ वहाँ देखने पर कोई नहीं दिखा। मैंने अपनी सांसों को काबू में करते हुए कहा, हम बस की तरफ हमें चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने मुड़ने की कोशिश की, सड़क की दूसरी तरफ एक भारी गड़गड़ाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा पत्थर लुढ़क कर नीचे आ रहा हो। करण ने चौंक कर कहा, अब ये क्या था? हम उस दिशा में भागे। कोहरा अब थोड़ा सा साफ हो चुका था और दूर एक टूटे हुए ट्रक की परछाई दिख रही थी। मैंने प्रिया से कहा, तुम यहीं रुको, मैं और करण जाकर देखते हैं। लेकिन उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं अकेली नहीं रहूंगी, मैंने सिर हिलाया। हम सब एक साथ रहेंगे। और हम तीनों ट्रक की ओर बढ़े। ट्रक पूरी तरह पलट चुका था, उसके शीशे चकनाचूर हो चुके थे। अंदर ड्राइवर की सीट खाली थी, वहाँ कोई नहीं था। करण ने हैरानी से कहा। तभी ट्रक के पीछे से हल्की सी आवाज़ आई। मैंने इशारे से करण और प्रिया को शांत रहने के लिए कहा। हम धीरे धीरे ट्रक के पीछे झांकने लगे। वहाँ घनी झाड़ियों के बीच कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। करण ने फुसफुसा से आवाज़ निकाली। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। ट्रक के पीछे हलचल हो रही थी और लगातार बढ़ती जा रही थी।
मेरी टॉर्च की रोशनी अब कमज़ोर हो गई थी, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही हम झाड़ियों के पास गए, अचानक वहाँ से कुछ भागने की आवाज़ आई और इतनी तेज़ हिला कि हम पहचान भी नहीं पाए कि वो क्या था। प्रिया की सांस तेज़ हो गई थी। उसने कहा काँपते हुए। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन यहाँ कुछ ज़रूर अजीब है। करण ने मेरी बात का समर्थन किया। भाई, अब हम नहीं रहेंगे यहाँ, हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन मेरी नज़र अब ट्रक के पीछे पड़े एक खरोच के निशान पर थी। खरोच इतनी गहरी थी मानो किसी भारी चीज़ से ट्रक को घसीटा गया हो। हम तीनों अब ट्रक के आसपास खड़े थे। अजीब सी खामोशी का माहौल था। करण की सांसें तेज चल रही थी और प्रिया अब भी मेरा हाथ कसकर पकड़े हुई थी। मैंने खरोच के निशान को गौर से देखा। वो इतने गहरे और इतने बड़े थे कि मानो किसी जानवर के नहीं, बल्कि किसी भारी मशीन से ट्रक को घसीटा गया हो। ये खरोच यहाँ कैसे आई? करण ने लगभग पूछा। मैंने बिना जवाब दिए अपने कदम आगे बढ़ाए। सड़क का यह हिस्सा अजीब तरह से वीरान लग रहा था। कोई भी गाड़ी या इंसान नहीं था, जबकि यह हाईवे था और इस वक्त हलचल होनी चाहिए थी। भाई, हमें बस की तरफ लौटना चाहिए, करण ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। थोड़ा और देख लेते हैं, मैंने कहा। प्रिया ने हल्के से विरोध किया। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। यह जगह मुझे अजीब लग रही है। मैं समझ सकता हूँ कि वो डरी थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे वहाँ से जाने से रोक रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये जगह कुछ छुपा रही हो अपने से। हमने ट्रक के चारों ओर एक और चक्कर लगाया, तभी झाड़ियों की बीच हल्की सी आवाज़ आई। करण ने उस तरफ रोशनी डाली, लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। कोई जानवर होगा, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। करण ने तुरंत जवाब दिया, जानवर इतनी भारी खरोच नहीं कर सकते भाई, ये कुछ और है। प्रिया ने एक झटके से मेरा हाथ छोड़ा। मैं बस की तरफ जा रही हूँ, तुम लोग आ जाना या फिर मत आओ, मैं तो जा रही हूँ। उसने ठान लिया था। मैंने उसकी घबराहट को महसूस किया। करण ने सहमति जताई, सिर हिलाया। भाई चलो, ये जगह हमें छोड़ देनी चाहिए। करण और प्रिया के दबाव डालने पर मैंने बोला, ठीक है चलो, हम वापस चलते हैं बस की ओर। हम बस की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक कोहरा फिर से घना हो गया। हमारी टॉर्च की रोशनी भी खत्म हो गई थी। रास्ते में करण ने मेरे से कहा, भाई तुम्हें नहीं लगता कि हम यहाँ फंस गए हैं? उसकी आवाज़ में चिंता थी। मैंने उसे दिलासा दिया, नहीं, हम यहाँ से निकल जाएंगे, बस थोड़ी दूर पर है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी बात खुद मुझे अपनी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हम चलने के बावजूद बस कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। भाई, लगता है हम काफ़ी दूर निकल चुके हैं, करण ने कहा। प्रिया ने सहमति से सिर हिलाया। बस कहाँ है? मेरे कदम रुक गए। ये वही रास्ता था जहाँ से हम आए थे, लेकिन बस कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सबकी सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद से कहा। करण ने घबरा कर चारों तरफ देखा। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं, उसने डरते हुए कहा। मैंने कहा, नहीं, हम सही रास्ते पर है, हम वही जगह पर आ गए हैं। बस यही कहीं थी, लेकिन कहाँ चले गई मुझे भी पता नहीं चला। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। हम तीनों पीछे पलट कर देखे। कोहरे के बीच में कोई परछाई फिर से उभरने लगी। इस बार वो हमें बेहद हमारे करीब था। वो परछाई को देखकर हमारी सांसें थम गई। वो साया अब पहले से भी साफ नजर आ रहा था। उसकी कद काठी इंसानों जैसी थी, लेकिन हरकतें अजीब और अस्वाभाविक थी। करण के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने बोला, भाई ये क्या बला है? उसने कांपते हुए पूछा। प्रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और वह पूरी तरह सहम चुकी थी। हम वापस चले उसी आवाज़ की तरफ। करण ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी जगह से हिला नहीं। वो परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, लेकिन वो सीधी नहीं थी। ये पीछे हटने का वक्त नहीं, मैंने खुद से कहा।
टॉर्च का रुख उसकी तरफ किया। रोशनी पड़ते ही वो परछाई फिर से झटके से रुक गई। करण ने हड़बड़ा कर कहा, भाई रोशनी इसे रोक रही है। मैंने तुरंत टॉर्च को उसी की ओर रखा। चलो पीछे हटो, मैंने दोनों को इशारा किया। हम धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वो परछाई वहीं खड़ी थी, उसकी आंखें कोहरे के बीच चमक रही थी। भाई ये क्या इंसान हो सकता है? करण ने पूछा, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। भाई ये क्या बला है, ये इंसान नहीं हो सकता, करण ने फुसफुसा कर बोला। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम थोड़ी दूर पीछे हटे ही थे कि अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। प्रिया ने चीखते हुए मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। अब क्या करे, उसकी आवाज़ काँप रही थी। करण ने घबरा कर कहा, यहाँ वापस आ जाएंगे, हमें भागना होगा। हमने बिना समय गवाए अंधेरे में भागना शुरू किया। हमारे कदम तेजी से सड़क पर पड़ रहे थे। ठंडी हवा हमें चारों ओर घेर चुकी थी और कोहरा भी। कठिन मनाते जा रहे थे ये सब रास्ते को। बस दिख रही थी, करण ने हाँफते हुए कहा। मैंने नज़र दौड़ाई, लेकिन कोहरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रिया की सांसें तेज हो गई थी। मैं नहीं भाग सकती, उसने थक कर कहा। मैंने उसका हाथ थाम लिया, बस थोड़ा सा और, हमें बस तक पहुंचना होगा। मैंने उसे दिलासा दिया, तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज़ फिर से सुनाई दी और वो परछाई अब हमारे पीछा फिर वो जो परछाई थी वो हमारे पीछे लग गई और हमारा पीछा करने लगी। उसकी हरकतें पहले से काफ़ी तेज हो चुकी थी। करण ने घबरा कर कहा, भाई यहाँ रुकना सही नहीं। हमने और तेज दौड़ना शुरू किया। अचानक कोहरे के बीच से बस की धुंधली रोशनी दिखाई दी। आधी रात का समय हो गया और चारों ओर वीरानी फैली थी। बढ़ते कदमों की आवाज़ दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। झाड़ियाँ जो अंधेरे में किसी जीव की परछाई जैसे दिख रही थी और भयानक लग रही थी। बस का दरवाज़ा जाम था और पीछे से आती भारी कदमों की आवाज़ प्रिया और करण के चेहरों पर घबराहट को और बढ़ा रही थी। भाई ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा? करण ने कांपते हुए पूछा। मैंने बिना कुछ कहे अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखा था। चारों ओर करण ने देखा, शायद कोई पत्थर मिल जाए जिससे दरवाज़ा हम खोल सके। प्रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे खून उसकी नसों में जम गया हो। तभी कोहरे के बीच झटके से गहरी आवाज़ गूंजी, मानो किसी ने जोर से सांस छोड़ी हो। वो यही है, प्रिया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। परछाई अब करीब थी, इतनी करीब कि हम असामान्य हरकत उसकी साफ दिख रही थी। वो इंसानी कद की थी, मगर उसकी आंखें किसी जानवर की तरह चमक रही थी। उसका शरीर कटा फटा लग रहा था और उसके हाथ ऐसे लटके हुए थे जैसे किसी कठपुतली को धागे से खींचा जा रहा हो। भाई जल्दी कर कुछ, करण ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। मैंने बस के दरवाजे पर एक जोर से धक्का मारा और दरवाज़ा झटके से खुल गया। चलो अंदर चलो, मैंने उन्हें इशारा किया। हम तीनों जैसे तैसे बस के अंदर घुस गए। करण ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? करण ने हकते बकते हुए पूछा। बस के अंदर अंधेरा था, लेकिन खिड़कियों के बाहर वो परछाई अब भी खड़ी थी। उसकी आंखें हमें घूर रही थी। मैंने खिड़की के पास जाकर उसे गौर से देखने की कोशिश की। कोहरे के बीच और डरावनी लग रही थी। प्रिया ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, ये क्या चाहती है? मैंने कुछ किए बिना मुंह खोला ही था कि बस का इंजन अपने आप चालू हो गया। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगी और बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ये क्या हो रहा है? करण ने घबराकर कहा। बस का कोना अब अजीबोगरीब आवाज़ से भर चुका था, मानो किसी ने हजारों कानों में कुछ फुसफुसाने की कोशिश करी हो। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ बुदबुदाने लगी। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह हमें निकल जाएगी। बस तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। कोहरा अब इतना घना हो चुका था कि खिड़की के बाहर का दृश्य पूरी तरह गायब था। ऐसा लग रहा था कि हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी करण ने बस के पिछले हिस्से की ओर इशारा किया और अंदर आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो परछाई
बस के अंदर थी। उसकी चाल और भी अजीब हो चुकी थी। वो लहरा रही थी और हमारी तरफ बढ़ रही थी। कुछ तो करो, प्रिया ने रोते हुए कहा। मेरे पास लोहे का एक रोड था। मैंने उसे उठाया और उसकी तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही मैंने उस रोड से मैंने उस पर वार किया, वो गायब हो गया। करण ने कांपते हुए कहा। हमारी सांसें अटकी है। तभी बस रुक गई। हम तीनों उछलकर सीट से नीचे गिर पड़े। जब हमने अपने आप को संभाला और देखा तो एक गहरे जंगल के बीच में बस खड़ी थी। आसमान में काले बादल और घने पेड़ों की शाखाएं ने चांदनी की पूरी रोशनी को छुपा लिया था। हम कहाँ हैं अब? प्रिया ने कांपते हुए पूछा, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बस से बाहर झांकते देखा तो एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये जगह तो पहले कभी नहीं देखी, करण ने फुसफुसाकर इस बार पूछा। वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे और भी साए आ रहे थे। उनकी आंखें भी थी, वो चमक रही थी और उनकी हरकत वैसी असामान्य थी। हमें बस में वापस जाना होगा, मैंने कहा। करण ने ये चीज कही और हम पीछे दौड़े। आसमान में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और बिजली की चमक ने हमने देखा कि वो साया अब हमारे पास आ चुका था। बस के अंदर अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। समय जैसे रुक गया था। घड़ी की सुई दिखाई नहीं दे रही थी, बंद हो गई थी और जंगल के घने सन्नाटे में सिर्फ हमारे दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। हमारे चारों ओर फैले कोहरे और घना हो गया। बस की खिड़कियां के बाहर कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। करण ने धीरे से फुसफुसाया, भाई, क्या तुमने नोटिस किया? ये बस रुकने के बाद किसी ने इसे चलाया नहीं था। फिर ये उसकी बात अधूरी रह गई। प्रिया ने कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ा। उसकी उंगली बर्फ की तरह ठंडी थी। ये जगह सब कुछ गलत है। हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। उसकी आवाज़ टूटी सी लग रही थी। मैंने धीरे से उसका माथा पकड़ लिया। हम कोशिश करेंगे, तुम शांत रहो। मेरी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि मैं खुद को दिलासा दे रहा था। तभी बस के सामने की खिड़की पर एक जोरदार दस्तक हुई। वो इतनी तेज थी कि करण और प्रिया दोनों चीख उठे। हम तीनों ने चेक करने के लिए खिड़की की ओर देखा। कोहरे के पीछे सिर्फ एक अंधेरा और अंधेरे में काला साया दिखाई दे रहा था। वो वापस आ गई, करण ने पूरी तरह कांपते हुए कहा। इस बार वो परछाई स्थिर नहीं है। वो बस के दरवाजे पर जोर जोर से वार करने लगी। ये अंदर आने की कोशिश कर रही है। प्रिया चीख पड़ी। मैंने जल्दी से बस के अंदर चारों ओर देखा। कोई हथियार नहीं, कोई रास्ता नहीं। बस के पिछले हिस्से में एक इमरजेंसी गेट था, लेकिन वो जाम लग रहा था। करण ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन बेचारा कुछ करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। करण ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में कुछ घबराहट और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। तभी एक और जोरदार दस्तक हुई और इस बार बस का दरवाज़ा आधा खुल गया। वो साया बस के अंदर झांकने लगा। उसकी आंखें कोहरे और अंधेरे के बीच जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। उसकी परछाई मानव की नहीं थी, मगर हरकतें इंसानी थी। हम इसके आसपास नहीं रुक सकते, मैंने प्रिया से कहा। अपनी सांसें रोक ली। बस का इंजन अचानक फिर से चालू हो गया। बिना किसी ड्राइवर के स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, मगर वो साया हमारा पीछा करता रहा, हमारा पीछा छोड़ा नहीं। अब सड़क पूरी तरीके से अजीब हो चुकी थी। दाएं बाएं सिर्फ पेड़ ही पेड़ और कुछ नहीं दिख रहा था। माहौल बहुत डरावना था। समय का कोई अंदाजा नहीं था। करण ने चिल्लाते हुए कहा, भाई, ये बस हमें कहाँ ले जा रही है? मैंने खिड़की से बाहर देखा। दूर कहीं सड़क खत्म होती दिख रही थी, लेकिन बस की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। हमने इसे रोकने की कोशिश की, मैंने कहा, और सामने जाकर स्टीयरिंग को पकड़ने की कोशिश की, मगर मेरे हाथ लगते ही स्टीयरिंग ने जोर से मुझे पीछे धकेल दिया। ये बस किसी के काबू में नहीं थी, करण ने कहा। करण ने डरती हुई आवाज में कहा। तभी एक भयानक आवाज ने बस के अंदर सब कुछ सन कर दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने कान के पास जोर से चीखा हो। प्रिया ने डर से कांपते हुए पूछा,
मेरे चारों ओर देखा। बस के पिछले हिस्से में हलचल हुई, ऐसा लगा जैसे कोई वहां छुपकर बैठा हो। करण ने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा। हम दोनों देखते ही रह गए। मैंने धीमे से कहा, कौन है? प्रिया ने घबराकर पूछा। हम तीनों धीरे धीरे पिछले हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ बस के अंदर की खामोशी और भारी हो रही थी। जब हम पिछले हिस्से में पहुंचे तो देखा कि एक सीट पर किसी का अंधेर, किसी का साया था, किसी की परछाई थी। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो साया धीरे धीरे हमारी ओर मुड़ा। उसकी आंखों से आंसू की जगह खून बह रहा था। उसके होठ हिल रहे थे मगर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। हमसे क्या चाहिए तुम्हें? करण ने चिल्लाया। वो साया धीरे से उठा और बस के सामने की ओर बढ़ने लगा। उसकी हरकतें इतनी अजीब थी कि हमारी जगह से हिलने की हिम्मत ही नहीं हुई। तभी बस अचानक एक झटके से रुक गई। बाहर का कोहरा अब पूरी तरीके से गायब हो चुका था, मगर जो दिख रहा था उसने हमारी सांसें रोक दी। बस एक गहरे दलदल के किनारे खड़ी थी। दलदल से उठी सड़ान, गंदी बदबू उससे आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस दलदल में हजारों सैकड़ों लाशें पड़ी हो, उनकी हड्डी हो। ऐसा लग रहा था हमें। अब क्या करे? प्रिया ने कांपते हुए कहा। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, करण ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में डर साफ छलक रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो वो साया गायब हो चुका था, मगर बस के हर कोने से अब फुसफुसाने की आहट सुनाई देने लगी।